नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का चौथा व्याख्यान। इससे पहले हमने 3 व्याख्यान किए हैं विद्यार्थियों। और यदि हम बात करें विगत व्याख्यान की, तो उस व्याख्यान में हमने स्वतंत्रता जो संग्राम है अमेरिका का, उसके कारण प्रारंभ किए थे, जिसमें एक कारण तो यह था कि उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति किसी प्रकार के लगाव या प्रेम का अभाव था। दूसरा, चारित्रिक भिन्नता। उपनिवेश में भी जो अमेरिकी उपनिवेश थे, उनमें अधिकांश इंग्लैंड के लोग थे। यूरोप में खासकर जिस देश के थे, इंग्लैंड के थे। तो अमेरिका के जो उपनिवेश में रहने वाले जो इंग्लिश थे और इंग्लैंड में रहने वाले जो इंग्लिश थे, उनके चरित्रों में भिन्नता थी, चरित्र में भिन्नता थी। तीसरा कारण, उपनिवेशों का स्वतंत्रता प्रेम। चौथा कारण, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। और पांचवा कारण हम कर रहे थे उपनिवेशों की उपयोगिता के संबंध में भ्रांत अवधारणा। आज हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि यूरोप में लड़ा गया, उस युद्ध के प्रभाव से। जिस समय अंग्रेज अमेरिका में अपने उपनिवेश की स्थापना में व्यस्त थे, उस समय फ्रांसीसी भी उत्तरी अमेरिका में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उन्होंने मिसिसिपी नदी पर अधिकार करके उत्तर पूर्व में क्वेबेक से लेकर दक्षिण में न्यू ऑरलियंस तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके अंग्रेजों को एपेलेशियन पहाड़ का नाम है, एपेलेशियन पहाड़ के पूर्व की तंग पट्टी तक सीमित कर दिया था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में 100 साल से भी अधिक तक अनिर्णायक युद्ध चलते रहे। 1757 से 1763 तक दोनों के बीच में जो युद्ध हुए, वो इतिहास में सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से रजिस्टर्ड है। युद्ध की शुरुआत यूरोप में हुई थी, परंतु अमेरिका में भी उतनी ही भयंकरता से इन दोनों शक्तियों के मध्य युद्ध लड़ा गया। अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेशों ने सब मिलाकर युद्ध के लिए इंग्लैंड को कोई विशेष सहायता नहीं दी। इसके बावजूद भी इंग्लैंड को निर्णायक सफलता मिली और उत्तरी अमेरिका का विस्तृत फ्रांसीसी साम्राज्य इंग्लैंड के अधिकार में आ गया। इस युद्ध के दूरगामी परिणाम निकले। अब तक अमेरिका के उपनिवेश इंग्लैंड के साथ इसलिए लटके चले आ रहे थे कि उन्हें कनाडा में रहने वाले फ्रांसीसियों से हमेशा आक्रमण का भय रहता था और अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड पर आश्रित थे। परंतु सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया और उसके साथ ही फ्रांसीसियों के आक्रमण का भय भी समाप्त हो गया। इसलिए अंग्रेज बस्तियों ने, उपनिवेशों ने अनुभव किया कि अब
इंग्लैंड के साथ चिपटे रहने में उन्हें कोई लाभ नहीं है। अतः सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात बस्तियों उपनिवेशवासियों के रुख में अचानक परिवर्तन आ गया और उन्होंने इंग्लैंड की शक्ति की अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया। इस संघर्ष में भाग लेकर अमेरिकी लोगों ने अंतर औपनिवेशिक सहयोग के संबंध में बहुत कुछ सीख लिया कि किस प्रकार सेनाएं और साधन संगठित करके एक सह उद्देश्य के लिए युद्ध किया जा सकता है। अतः उन्हें लगा कि पृथक पृथक शासन वाले 13 विभिन्न उपनिवेशों में एकता उत्पन्न करने में अभी कुछ वर्ष का समय चाहिए था। तो इस ओर यह एक बड़ा कदम उठ गया। इस युद्ध का एक परिणाम यह भी हुआ कि उपनिवेशों को अपनी शक्ति और अपनी विशेषताओं का अनुभव हुआ। अमेरिका के भद्दे सैनिकों पर ब्रिटिश कितना भी नाक भों क्यों न चढ़ाए, यह एक सत्य है कि औपनिवेशिक सेनाओं ने प्रत्येक युद्ध में सुप्रशिक्षित ब्रिटिश सैनिकों के साथ बड़ी योग्यता से काम किया और उनसे बहुत कुछ सीखा। अंत में इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा उठी और नव विजित क्षेत्र को लेकर के समस्या उठ खड़ी हुई। अब हम करते हैं विद्यार्थियों, नव विजित क्षेत्र की क्या समस्या है। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय के बाद उत्तरी अमेरिका का समूचा फ्रेंच क्षेत्र यानी जो फ्रांस का एरिया था इंग्लैंड के अधिकार में आ गया। इस क्षेत्र में मुख्यतः कैथोलिक फ्रांसिस और आदिवासी रेड इंडियंस बसे हुए थे। अतः इंग्लैंड के सामने एक ऐसी नीति अपनाने की आवश्यकता आ पड़ी जिससे फ्रांसीसियों और रेड इंडियंस में आत्मविश्वास पैदा किया जा सके, साथ ही उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी की जा सके। उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियंस को शुरू से ही अंग्रेजों से घृणा थी। वे फ्रांसिस को अधिक लाइक करते थे। दूसरी तरफ उपनिवेशी इस विशाल विस्तृत क्षेत्र में अपनी तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ स्वयं लाभ उठाने पर तुले हुए थे। इस प्रकार यहाँ इंग्लैंड की सरकार का उपनिवेशों के साथ संघर्ष उत्पन्न हो गया। नई भूमि की आवश्यकता के कारण विभिन्न उपनिवेशों ने यह दावा किया कि पश्चिम में मिसिसिपी नदी तक सीमा बढ़ाने का उन्हें अधिकार है। इंग्लैंड की सरकार को यह भय था कि उपनिवेशियों के नए क्षेत्र में जाकर बसने से वहाँ के मूल निवासी जो कि रेड इंडियंस के साथ कहीं युद्धों का सिलसिला न प्रारंभ हो जाए। अतः वह चाहती थी कि रेड इंडियंस को शांत होने के लिए अभी थोड़ा समय देना चाहिए और उपनिवेशों के मध्य भूमि वितरण का काम धीरे धीरे होना चाहिए। इसलिए 1763 में एक शाही घोषणा के द्वारा एलेगनीज, फ्लोरिडा, मिसिसिपी और क्वेबेक के बीच का समूचा क्षेत्र रेड इंडियंस के लिए सुरक्षित कर दिया गया। इससे उपनिवेशियों का जो पश्चिम की ओर का प्रसार था
रुक गया और वे अपनी सरकार को अपना शत्रु समझने लगे। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, नई आर्थिक नीति। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने अपने उपनिवेशों को बचाने के लिए बहुत धन खर्च किया, जिससे इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। अंग्रेज डिप्लोमेटिक्स जो राजनीतिज्ञ थे, उनका मानना था कि चूंकि यह धन उपनिवेशों की रक्षा के लिए व्यय किया गया था, अतः उपनिवेशों को इंग्लैंड के आर्थिक संकट को दूर करने में हिस्सा बंटाना चाहिए। परंतु उपनिवेशियों ने इसे साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ा गया युद्ध मानकर सहयोग देने से इनकार कर दिया। विद्यार्थियों, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं। आप ये जो युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध था, इस युद्ध के बारे में आपका भी अपना एक दृष्टिकोण होगा, और वो दृष्टिकोण यही आएगा कि इंग्लैंड वहाँ पर युद्ध रेड इंडियंस की रक्षा के लिए नहीं लड़ रही थी। इंग्लैंड अपने औपनिवेशिक विस्तार के लिए लड़ रही थी, ना ही वो अपने उपनिवेश वासियों की सुरक्षा के लिए लड़ रही थी। वो तो वहाँ भूमि और उसके शोषण के लिए लड़ रही थी। इतना ही नहीं, उपनिवेशों ने भविष्य में भी बस्तियों की रक्षा के लिए खर्च होने वाले धन में अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया। तो इंग्लैंड तो ये सोच रहा था कि उपनिवेश से वसूल किया जाए इस युद्ध के खर्च को, लेकिन उपनिवेश वालों ने तो भविष्य में भी खर्चा देने से, हिस्सा देने से मना कर दिया। अगला बिंदु है शुगर एक्ट। देखिए, युद्ध के अंतिम दिनों में इंग्लैंड की राजनीति में परिवर्तन आ गया था। जॉर्ज तृतीय के राजा बनने के 1 वर्ष भीतर ही पिट को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा और ग्रेनविल नया प्रधानमंत्री बना। ग्रेनविल और उसके मंत्री, जो साथी मंत्री टाउनशेंड ने यह तय किया कि उपनिवेशों में अधिक जागरूक शासन व्यवस्था करनी चाहिए और उपनिवेशों से शासन व्यय के साथ साथ संरक्षण व्यय, जो गार्जियनशिप जो है इंग्लैंड की, कह रहे हैं कि उसका भी खर्चा वसूल करना चाहिए। इसके लिए 2 उपाय सोचे गए। पहला, नाविक और व्यापारिक नियमों का कड़ाई से पालन करवाना। जो नियम अभी तक बने हुए थे, लेकिन उनका पालन कठोरता से नहीं किया जा रहा था। एक तो यह है। दूसरा, अमेरिकी उद्योग और व्यापार से संबंधित नए कानून बनाना। इस नई व्यवस्था का आरंभ करने में जो पहला कदम उठाया इंग्लैंड ने, 1764 में शुगर एक्ट पारित किया, जिसका उद्देश्य था व्यापार को नियंत्रित किए बिना अपनी आय बढ़ाना। शुगर एक्ट के अनुसार विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया। सभी स्थानों से आए सिरे पर साधारण कर लगा दिया और शराब, रेशम, कॉफी तथा अनेक विलास सामग्रियों पर भी कर लगा दिया। इसको कड़ाई से लागू करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे अधिक दृढ़ता से काम करें। अमेरिकी समुद्र में स्थित ब्रिटिश युद्धपोतों को कहा गया कि वे तस्कर व्यापारियों को पकड़ लें और शाही अधिकारियों को
रिट्स ऑफ असिस्टेंट एक प्रकार का वारंट था विद्यार्थियों द्वारा संदिग्ध का तलाशी लेने का अधिकार दे दिया गया। तलाशी वारंट है विद्यार्थियों। उपनिवेशियों के लिए इस नियम की व्यापकता और इसके पालन के अनेक कदम उठाए गए। और ये जो लगाया गया जो नया शुगर एक्ट, इसका उपनिवेश में इस नियम इसका जो है वो विरोध होना स्वाभाविक था। इसके अलावा 1764 ईस्वी के राजस्व अधिनियम रेवेन्यू एक्ट में यह कहा गया कि राज्य की आय को बढ़ाने के लिए कर लगाए गए हैं। कर लगाने का यह अधिकार शीघ्र ही विवाद का विषय बन गया और इसी विवाद ने अंततः अमेरिकी उपनिवेशों को इंग्लैंड से अलग करने में अपनी भूमिका निभाई। इसके बाद है विद्यार्थियों करेंसी एक्ट। उसी वर्ष इंग्लैंड में एक मुद्रा कानून करेंसी एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार राजा के किसी भी उपनिवेश में भविष्य में जारी की गई कोई हुंडी वैध नहीं मानी जाती थी। हुआ यह कि बहुत से उपनिवेश नगद रुपए के स्थान पर कागज के नोट छापकर अपने ऋण का भुगतान करते थे। इससे इंग्लैंड के आर्थिक हितों को हानि पहुंच रही थी। नया जो कानून उपनिवेशों का आर्थिक बोझ बढ़ गया क्योंकि उनके पास नगद रुपयों की कमी थी और इंग्लैंड ने करेंसी एक्ट लागू करके वो नोट छापने पर पाबंदी लगा दी। इससे जो उपनिवेश हैं 1765 में एक उपनिवेशों के लिए बिलेटिंग एक्ट पारित किया गया। बिलेटिंग एक्ट जिसके अनुसार उपनिवेशों को राजकीय सैनिकों को निवास स्थान और आवश्यक सामग्री देने के लिए कहा गया। तो यह कानून भी उपनिवेशवासियों के लिए अपमानजनक था। करेंसी एक्ट से उनको आर्थिक नुकसान हो रहा था और अब वो कह रहे हैं कि आप जो ब्रिटिश सैनिक हैं उनको आप निवास स्थान जरूरत पड़ता है तो देंगे, वो किसी गांव में जाएं और किसी शहर में जाएं कि हमें जगह चाहिए, ये मकान वो आप देंगे, आवश्यक सामग्री भी देंगे। ये उपनिवेश वालों को इस पर बड़ी आपत्ति थी। अब विद्यार्थियों स्टाम्प एक्ट 1765 में जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने स्टाम्प एक्ट पास करवा दिया। इस कानून के द्वारा समाचार पत्रों, कड़ी आलोचना वाली मैगजीन्स, पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, लाइसेंसों, पट्टों तथा कानूनी दस्तावेजों पर रसीदी टिकट, रेवेन्यू टिकट जिसको कहते हैं, वो लगवाना आवश्यक कर दिया। इस कानून ने उपनिवेशों में पहले से चले आ रहे असंतोष को संगठित रूप दे दिया। ये विद्यार्थियों अपने यहाँ पे स्टाम्प खरीदते हैं ना, जैसे कहते हैं कि 5 रुपए के स्टाम्प पे ये लिखवा लो, 10 रुपए के स्टाम्प पे या ये काम 100 रुपए के स्टाम्प पे होगा। तो वो स्टाम्प वो उस समय एक टिकट आती थी, अभी भी आती है कुछ, कि वो टिकट 10 रुपए की, 100 रुपए की, 50 रुपए की, वो उस कागज पे जिस पे लग जाए तो वो स्टाम्प का रूप ले लेता था। तो वो टिकट लगाना उनके लिए अनिवार्य कर दिया। पहले से उपनिवेशों पर आर्थिक चोट पहुंचा रहे थे इंग्लैंड वाले और इसी बीच ये आ गया। यद्यपि इस कानून द्वारा लादा गया बोझ बहुत हल्का था और इससे प्राप्त होने वाली आय का उपभोग उपनिवेश वालों के लिए किया जाना था, फिर भी उपनिवेशों ने तत्काल इस एक्ट का विरोध शुरू कर दिया। वर्जीनिया में एक जो वहाँ का जो पैट्रिक हेनरी था वो सभा में आपे से बाहर हो गया और घोषणा की कि वर्जीनिया के लोगों पर कर लगाने का अधिकार वर्जीनिया की प्रतिनिधि सभा के सिवाय किसी को नहीं है।
मैसाचुसेट्स में भी स्टाम्प एक्ट का विरोध हुआ और वहां जेम्स ऑटिस द्वारा, ऐसे जो बौद्धिक वक्ता थे उनके द्वारा, उनके भाषणों ने जलते पर तेल का काम किया। इस प्रकार से न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया में भी असंतोष हो गया, दंगे हो गए। स्टाम्प बेचने वाले अपना पद छोड़कर भागने लगे। अधिक गड़बड़ और मारपीट को बढ़ावा देने के लिए आज़ादी के सपूतों के स्वतंत्रता प्रिय दल संगठित किए जाने लगे। एक सभा में 9 उपनिवेशों के वक्ताओं ने भाषण दिया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि उपनिवेशों पर उनकी प्रतिनिधि सभाएं ही कर लगा सकती हैं। उन्होंने नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और ये नारा बहुत चला। उपनिवेशों के व्यापारियों ने संगठित होकर आयात बहिष्कार संघ बनाया और इंग्लैंड से माल न मंगवाने का निश्चय किया। अमेरिकी उपनिवेशों में स्टाम्प एक्ट का घोर विरोध हुआ। उससे इंग्लैंड में खलबली मच गई। 1765 की गर्मियों में इंग्लैंड का व्यापार गिरने लगा। ब्रिस्टल, लंदन और लिवरपूल के अंग्रेज व्यापारियों का बुरा हाल हो गया। कारखानों में कारीगर बेकार होने लगे। विवश होकर विद्यार्थियों, इंग्लैंड की सरकार ने 1766 में स्टाम्प एक्ट को निरस्त कर दिया और शुगर एक्ट में भी संशोधन करना पड़ा और इस प्रकार से शांति स्थापित हुई। शेष अगले व्याख्यान में विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।